में भी सलाम करते हुए भी राम राम बोला जाता है। तो सारे साथियों को पुनः राम राम। अब बात आती है हमारे मुद्दे की, बात आती है हमारे आंदोलन की। आज के इस कार्यक्रम का स्थगन होकर आंदोलन आगे बढ़ेगा, और आगे किस तरह बढ़ेगा मैं पहले दिन से कहता हूं साथियों। जब हमने ओपीएस आंदोलन की शुरुआत की, हरियाणा में पीबीएसएस का और देश में एनएमओपीएस का जब गठन किया, जब हम विभाग दर विभाग, ब्लॉक दर ब्लॉक, जिला दर जिला, राज्य दर राज्य गए, तो हमें एक ही बात सुनने को मिलती थी कि ये कुछ सरफिरे हैं जो ओपीएस की बात करते हैं, ओपीएस बहाल नहीं हो सकती। संघर्ष था कि हमने राजस्थान में ओपीएस बहाल करवाकर जिस मुहिम की शुरुआत की थी उसके ऊपर मोहर लगाई थी कि न केवल राज्य दर राज्य, पूरे देश में भी ओपीएस बहाल हो सकती है। धीरे धीरे राजस्थान से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड, झारखंड से हिमाचल प्रदेश, और मैं बता दूं बहुत सारे राज्य और केंद्र सरकार भी लाइन में खड़ी है कि ओपीएस बहाल कर। जो सरकार, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, एनपीएस का गुणगान करते नहीं थका करती थी, एनपीएस की कमियां सुनने को तैयार नहीं करती थी। आपके आंदोलन के दबाव में उन्होंने एनपीएस की कमियों को माना और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लाने के लिए मजबूर हुए कि नहीं हुए भाइयों? जो कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपसे बात करते न आपकी बात सुनते। साथियों याद करो, हरियाणा चुनाव के दौरान कुरुक्षेत्र की उनकी रैली, 1.5 घंटे के उनके भाषण में 30 मिनट तक लगातार एनपीएस और यूपीएस के ऊपर उन्होंने बोला था। साथियों ये आपका दबाव था, और मैं एक विश्वास दिला दूं आपको, इसी तन मन और धन के साथ एनपीएस का एनएमओपीएस का साथ देते रहिएगा। एक दिन पूरे देश के अंदर भी ओपीएस बहाल करवा के आपको दिखाएंगे। ओपीएस को जंतर मंत्र के ऊपर प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा। हमने उस बात को झुटलाते हुए मोहर लगाई, एनएमओपीएस जहां खड़ा हो जाता है वहां पर जन सैलाब आ जाते हैं। ताकि मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि हटकर चले वो हमसे जिन्हें सर अजीज हो, हटकर चले वो हमसे जिन्हें सर अजीज हो, हम सर फिरों के साथ सर फिरे चले। जब हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर हम लाखों की संख्या में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने गए थे, वहां पर हमारे ऊपर वाटर कैनन चलाया गया, वहां पर हमारे ऊपर लाठियां भांजी गई, वहां पर हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए। उसके बावजूद भी साथी वहां पर डटे रहे थे, और जो हमारे मुख्यमंत्री कहा करते थे, मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा, उन्होंने लगातार 3 घंटे तक बैठ के हमारे साथ बात करने का काम किया। के बाद न केवल हरियाणा के अंदर ओपीएस को लेकर कमेटी बनी, बल्कि देश के अंदर भी कमेटी बनी, और सरकार इस बात को सोचने के लिए मजबूर हुई। आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि इस आंदोलन को केवल जंतर मंतर तक आपको सीमित नहीं करना है। आप हर साथी एनएमओपीएस की शक्ति हो, इस आंदोलन को अपने विभाग, अपने ब्लॉक, अपने जिलों तक लेकर जाना है, और पूरे देश के अंदर इसको जन आंदोलन बनाने का काम करना है। अंत में 2 नारों के साथ अपनी बात कहूंगा। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके आवाज के नीचे, आपकी नाक के नीचे एक जंतर मंतर के माध्यम से एक संदेश लेकर के हम लोग आए हैं। बड़ा गंभीरतापूर्वक आप श्रवण करना, आपको चेताने की भाषा से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब, आप कितनी भी लोककारी लालच भरी नीतियों के माध्यम से किन्हीं भी राज्यों में सरकार बना लो, हमारा हौसला कम होने वाला नहीं है। लेकिन अभी तक बहाल क्यों नहीं हुआ? बताओ क्यों नहीं बहाल हो पा रही है? मैं थोड़ा इतिहास का विद्यार्थी हूं, इतिहास की बात बताता हूं। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो भगत सिंह, चंद्रशेखर, नेता सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, तमाम सारे सूरवीर लड़ रहे थे। लेकिन उसी के बीच में कुछ सरकार के चमचे और सरकार के समझ गए क्या समझदार हो गए। उसी दौर में सरकार के कुछ चापलूस, कुछ चमचे, कुछ उनके सरकारी पसंद लोग वो उनके साथ थे। इसीलिए क्रांतिकारियों को लड़ने में ज्यादा वक्त लगाना। ये पेंशन की लड़ाई भी जितनी सरकार से है उससे ज्यादा इस देश के जो एनपीएस यूपीएस के समर्थक हैं उनसे भी है या नहीं? और अभी तो कुछ यूपीएस का विशेषता बता रहे थे, यूपीएस बहुत अच्छी है, यूपीएस बहुत अच्छी है। कुछ लोग संशोधन सुधार की बात कर रहे हैं। आप यहाँ काहे के लिए आए हो? काहे के लिए आए हो? सुधार के लिए, संशोधन के लिए, एनपीएस के लिए, यूपीएस के लिए, काहे के लिए?
only AOPS। सहमत है? सहमत है? अब आपको बताओ ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ रही है और कैसे इस लड़ाई को जीतेगी। AOPS और उसके सहयोगी संगठनों पर विश्वास रखिएगा। ये लड़ाई का कल होता है, हर दौर में चापलूस, हर दौर में सरकारी एजेंट रहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई नई बात नहीं है। शांत रहिए, आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? सरकार का आदमी है क्या? वो विजय बंधु बोलते हैं तो लोग उसको डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन मैं आपसे ज्यादा देर बात नहीं करूंगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात उसको आज की सोशल मीडिया भाई साहब, आपका गुस्सा जायज बिल्कुल नहीं है। यही है जो आपको पहुंचा रहे हैं। बाकी तो जानते हैं मेन मीडिया का हिंदुस्तान का इधर कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इधर कहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मैं पूरा होशा हवास में कह रहा हूं, इस देश के लोकतंत्र को आज के देश में सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है कि देश की मेन मीडिया पहुंचा रही है। ये बात अकेले विजय बंधु ही बोल सकता और किसी की हिम्मत नहीं है। अभी एक बड़े चैनल से आया कि आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हम कहते हमारे पास वक्त नहीं था, आपके पास वक्त हमारे लिए नहीं है, तो आज आपके लिए मेरे पास भी वक्त निकाल दूंगा। क्या कर दिया बताओ? सोचो, देश का लाखों लाख आदमी यहाँ पर है और वो कौन कौन बैन होती है। लाइव कुत्ता गिर गया, ब्रेकिंग न्यूज निकल नहीं पा रहा, मुख्य समाचार अभी अभी को पर उठाया है, ब्रेकिंग न्यूज। क्या हो गया देश की मीडिया को? मैं कहना चाहता हूं, अगर देश की मीडिया ईमानदार हो जाए तो किसी सत्ता में औकात नहीं है कि हमारे नैतिक मूल्यों और जनवादी स्वागतों को हिला पाए। मेरा ख्याल आप समझ रहे हो। ये तो बेचारे सोशल मीडिया वाले या किसी के लोग हैं जो आपको पूरे देश में पहुंचा रहे हैं, पूरे देश में पहुंचा रहे हैं। और आप कभी मोबाइल अगर जेब में है तो आप निकाल लीजिए, रिकॉर्ड करिए, अभी रिकॉर्ड कर लीजिए। यहाँ नेट नहीं चल रहा है, रोक दिया गया, जेवर लगा दिया गया। अरे कितना रोकोगे, कैसे कैसे रोकोगे? लेकिन फिर भी आप रिकॉर्ड जरूर कर लीजिएगा। आपके जेब में मीडिया है, उसका इस्तेमाल करिए, अपनी जेब की मीडिया को इस्तेमाल करिए और एक दूसरे को फॉलो करिए। हमारी राष्ट्रीय टीम में OPS चाहे हमारे महासचिव विभाग, इनकी गर्जना बिना माइक के संसद भवन तक जाती है। पता है ना? सुरजीत पाली हमारे बेधारीवादी, हमारे महाराष्ट्र के सभी विजय सिंह, हमारी जी और तमाम साथी राज्यों के हो, एक मजबूत पिलर है और उन्हीं मजबूत पिलर के दम पर, तमाम साथियों के दम पर यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है। मुझे फख्र है अपनी टीम पर, मुझे फख्र है अपने आंदोलन पर, मुझे फख्र है अपने संगठन पर। जिस दौर में घोर अंधेरा है, जिस दौर में तानाशाही ट्रंप है, कुछ लोग तो है आवाज लगा रहे हैं, कुछ लोग तो है आवाज लगा रहे हैं। मेरा OPS और अडेवा के जो प्रोटेस्ट आए हुए यहाँ पर, उनसे अनुरोध है कि आपकी परमिशन 1 बजे तक थी, 1:30 बज चुका, कृपया करके अब प्रोटेस्ट को खत्म कर दो, प्रेमिसेस के इंटरमीडिएट को खाली कर दो। इस प्रेमिसेस पर आपको 500 लोगों की गैलरी की परमिशन दी गई थी, 500 लोगों को लोग काफी ज्यादा गैलरी है यहाँ पर। कृपया करके अब समय भी समाप्त हो गया है। अब इस प्रेमिसेस को मेरा अनुरोध है, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर से कि जो उन्होंने हमें टिकट दी थी, जो उन्होंने वादा किया था, कृपया करके वो वादा निभाइए। पुलिस प्रशासन ने आपके साथ बहुत सहयोग किया है, हर तरीके की सुविधा आपको दी है, परमिशन दी। कृपया करके इसको अन्यथा ना लें, कृपया करके अन्यथा ना लें। मेरा आपसे अनुरोध है ऑर्गेनाइजर से, अब समय भी ऊपर हो जाए, गैलरी भी चला हुई है, अब इसको खत्म कीजिए, अब इस प्रोटेस्ट को खत्म कीजिए। और जो प्रोटेस्ट जाएंगे उनको अनुरोध है कि पटरी पर चले, सड़क पर प्रयास न करें। आम जनता को आपको जाने से असुविधा न हो। एक बार फिर मैं अनुरोध करूंगा इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को, जिन्होंने कमिटमेंट की थी और मुझसे जितनी कमिटमेंट मेरे अफसरान से दी, कृपया करके अपने कमिटमेंट पर रहे और अब इस प्रोटेस्ट को खत्म कर दें। आप सोचो क्या भगत सिंह इसी दिन के लिए कुर्बानी दिए, आजाद भारत में हमारी बात न कर पाए, यही इसी निकेतन से करने की कुर्बानी दी। मैं निवेदन कर रहा था, आपकी गाइडलाइन से दूंगा, लेकिन थोड़ी बात थोड़ा समझ लीजिए। आपकी लड़ाई है, आपके बुढ़ापे में सरकार काम नहीं आएगी, वर्दी काम नहीं आएगा, हमारा पूरा पसीना आपके लिए भी काम आएगा। ध्यान रखिए इस बात को। अभी हमारे सामने आप बैठे, आप प्लीज आप बैठे, क्यों भाई आप क्यों जाओ, बैठिए,
सम्मान करता हूँ, उनके गाइडलाइन से चलूंगा, लेकिन आप बचे। अभी टीटी का मामला है, टीटी का मामला आ जानते हैं। टीटी क्या सही है क्या नहीं? अगर आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 20 साल बाद अगर किसी अध्यापक को टीटी के नाम पर निकालने का फरमान हो सकता है, तो मैं कहता हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब 20 साल पहले यूपीएससी निकाले थे, आज निकाल के दिखाए, आज निकाल के दिखाए। आप सोचो, और इस देश में क्या हो रहा? निजीकरण, सारी संस्थाएं खत्म, निजीकरण, संस्थाएं खत्म, सरकारी व्यवस्था खत्म। इस देश में जब सरकारी व्यवस्था नहीं रह जाएगी तो लोअर मिडिल क्लास मर जाएगा। मैं जाने वालों से कह रहा हूं 2 मिनट खड़े रहिए। अरे विजय पहली गोली मुझे बंदूक पर चली क्यों हरा गया? इतना डरपोक हो, इतना डरपोक हो क्या? लाठी चलेगी तो हम लाठी खाने पे आए, आप क्यों हैरान हो? इतने भगत सिंह की कुर्बानी को याद करते हो और घोड़ा उठा के चल देते हो, गजब की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप कोई व्यवस्था नहीं पैदा करेंगे, आप शांति में रहेंगे, लेकिन 2-3 बातें हैं जिसको कह के मैं प्रशासन की गाइडलाइन से चलूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, मुझे गर्व है इस मेरे सदन में हर आदमी पढ़ा लिखा है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सदन में पढ़ा लिखा भी और क्या सब पढ़े लिखे लोग है नहीं। अब एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपको 2 बातों को ध्यान देना है। जितने लोग आए हैं उनसे 2 निवेदन मैं करना चाहता हूँ। इस आंदोलन को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, इस आंदोलन को आप जीत की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो आज से मेरा ये संकल्प है, आपके माध्यम से अपनी कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ, कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ, कलम चलाओ, कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ। अगर आपने अपनी कलम नहीं चलाई तो प्रशासन की तानाशाही और इस देश की मीडिया की ओझल राजनीति हमको आपको खत्म करने लगी है। आज ये नारा मैं दे रहा हूँ, कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ, कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ, कलम चलाओ। और एक निवेदन और, इस आंदोलन से 2025 चल रहा है ना, 2025 चल रहा है। आज से आप संकल्प लेके आ जाइएगा कि इस आंदोलन में हर व्यक्ति कम से कम 25 आदमी को जगाने और जोड़ने का काम करेगा। 25 आदमी को जगाओ और जोड़ो इस आंदोलन से। और आपको बताते हुए खुशी हो रही, हम लोगों ने रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में बड़ी ऐतिहासिक रैली किया। हम इस बार भी रैली करना चाहते थे रामलीला में, लेकिन पता नहीं क्यों शासन प्रशासन को इन्होंने ओपीएस की रैली को अखत्ती है। अखत्ती इसलिए है क्योंकि मैं पूछता हूँ, अभी आपके सामने खनकर साहब इस्तीफा दिए थे उपराष्ट्रपति पद से, वो इस्तीफा दे करके पता नहीं कहा चले गए, दुनिया उनको ढूंढ रही थी, वो पेंशन ढूंढ रहे थे। और खनकर साहब गए राजस्थान, हम पहले वहां के विधायक थे, उसकी पेंशन उपराष्ट्रपति की 2 लाख और सांसद की 45,000, विधायकी की 25,000, 3.5 लाख रुपए खनकर साहब पेंशन लेते हैं। 3.5 लाख रुपए। सोचो आप, वो विधायक थे, सांसद थे, मंत्री थे, राज्यपाल थे, उपराष्ट्रपति थे। अगर उनको जरूरत है पेंशन की तो हम बहुत छोटे से कर्मचारी हैं, हमको ज्यादा जरूरत है। और उनको जो पेंशन दी जाती है वो अमेरिका के पोस्ट से नहीं, वो विश्व बैंक के पोस्ट से नहीं, हमारे टैक्स से 3 पेंशन ले सकते हैं। एक पेंशन हमारा भी हक बनता है, गलत तो नहीं हो। और मैं बारामती के बारे में कहना चाहता हूँ, गांव की ड्यूटी भी लगी है। हजारों किलोमीटर दूर घरों से अपने परिवार बच्चों को छोड़ करके 0 टेम्परेचर में काश्मीर के घाटियों में, सागरों में, उन परिवारों को, आपको, हमको सुरक्षा देने के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। खनकर को 3 पेंशन मिल सकती है, इस देश के अर्धसैनिक बलों को क्यों नहीं मिलती? ये सवाल है मेरा, और मैं पूरे दिल से कहता हूँ, ये सवाल मैं राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ। अगर आप पेंशन के हकदार हैं तो अर्धसैनिक बल पेंशन का हकदार क्यों नहीं है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये कौन सा राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद। ये मैं सवाल करना चाहता हूँ और आपसे 2 बातें और करना चाहता हूँ। मैं साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, सरकारी और दलाली संगठनों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। और ध्यान रखना, वो समझा रहे नहीं, पेंशन दे या ना दे, आप हमारे पक्ष में, हम ओपीएस के पक्ष में है। आपको दिया गया समय समाप्त हो गया। ओपीएस के पक्ष में है। कृपा करके माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना करें। आप ये कमीशन खाली नहीं, पुलिस प्रशासन ने आपको परमिशन इसलिए दी कि 500 की जरूरत है, 500 की बजाय बहुत ज्यादा जरूरी थी, फिर भी हमने आपको नहीं मिला। लेकिन अब आपसे बोल रहे हैं 1 वर्ष तक की परमिशन दी, 1.5 वर्ष से ज्यादा बच्चे का कृपा करके कानून का सम्मान करें।
काफी देर हो चुकी है, अब इस कमेटी को खाली कर दी। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को भी बड़ी मिलती है, मेरा अनुरोध है ये कर करके आपने जो कमिटमेंट की थी, से अफसर